नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज का विषय है बच्चों का पोषण, लेकिन एक ऐसे नजरिए से जो सप्लीमेंट की बोतलों से कहीं आगे जाता है। हमारे पास बच्चों के लिए आयुर्वेदिक पोषण पर एक बहुत ही दिलचस्प गाइड है जो प्राकृतिक विटामिन और मिनरल्स पर केंद्रित है। और ये गाइड सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या खिलाना है, बल्कि इस बात पर भी जोर देती है कि शरीर उस पोषण का कैसे इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। तो आज की हमारी चर्चा का मिशन ये समझना है कि आयुर्वेद विटामिन को सिर्फ एक केमिकल के तौर पर नहीं, बल्कि शरीर के पूरे सिस्टम जैसे पाचन, नींद, इम्यूनिटी और ग्रोथ के एक हिस्से के रूप में कैसे देखता है। और हमारे सोर्स की एक लाइन इस पूरी सोच को बहुत अच्छे से सामने रखती है। दोस्तों, आयुर्वेद में विटामिन का मतलब सिर्फ एक न्यूट्रिएंट नहीं होता, बल्कि पूरे शरीर का बैलेंस होता है, एक संतुलन जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। विटामिन ए से शुरू करें। कर सकते हैं, पर मुझे लगता है एक और अच्छा तरीका हो सकता है। अच्छा, बताइए। सोर्स में एक बहुत ही प्रैक्टिकल, रोज करने लायक ऑल इन वन विटामिन रूटीन दिया गया है। क्यों ना हम उस रूटीन से शुरू करें और फिर समझें कि उसका हर हिस्सा क्यों इतना जरूरी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। प्रैक्टिकल से थ्योरी की तरफ। जी, ठीक है, तो रूटीन कुछ ऐसा है। सुबह 1 चम्मच च्यवनप्राश और 10-15 मिनट की धूप। दोपहर में घर का बना सादा खाना जिसमें थोड़ा देसी घी जरूर हो। शाम के स्नैक में कुछ मुनक्का या खजूर। और रात को अश्वगंधा वाला दूध। सुनने में बहुत आसान लगता है ना। हाँ, बहुत ही आसान। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं। च्यवनप्राश और धूप, ये कॉम्बिनेशन तो सीधे सीधे इम्यूनिटी और हड्डियों की तरफ इशारा कर रहा है। विटामिन सी और विटामिन डी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सोस में विटामिन सी को सिर्फ एक विटामिन नहीं, बल्कि एक रसायन कहा गया है। रसायन, ये शब्द मैंने कई बार सुना है। इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? देखिए, रसायन का मतलब सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाना नहीं है। इसका असली मतलब है शरीर की सभी धातुओं का पोषण करना, उम्र के असर को कम करना और शरीर में ओजस जीवन शक्ति को बढ़ाना। अच्छा, तो ये सिर्फ सर्दी जुकाम से बचाने वाली चीज नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बच्चे के भविष्य के स्वास्थ्य की नींव रखने जैसा है। सोर्स में एक लाइन भी है, जो माँ बाप रोज च्यवनप्राश देते हैं, उनके बच्चे डॉक्टर के पास कम जाते हैं। और इसका मुख्य स्रोत आंवला है ना? जी, आंवला सर्वश्रेष्ठ रसायन में से एक है। ठीक है, अब आते हैं धूप पर, यानी विटामिन डी। सोर्स इसके लिए एक बहुत ही सुंदर सूत्र देता है। विटामिन डी इज इक्वल टू सूर्य प्लस घी प्लस मूवमेंट। मुझे ये सूत्र बहुत पसंद आया। ये सिर्फ धूप सेकने की बात नहीं कर रहा। इसमें घी और मूवमेंट का क्या रोल है? ये बहुत अच्छा सवाल है। आयुर्वेद के अनुसार हड्डियां, जिन्हें अस्थि धातु कहते हैं, उन्हें अंदर से स्निग्धता चिकनाई और पोषण की जरूरत होती है। ओके। घी और अभ्यंग यानी तेल की मालिश यही काम करते हैं। जब हड्डियां अंदर से पोषित होती हैं, तो शरीर की सूर्य की रोशनी से विटामिन डी बनाने की क्षमता बढ़ जाती है। और मूवमेंट? और मूवमेंट खेलकूद हड्डियों को मजबूत होने के लिए उत्तेजित करता है। सोर्स की वो लाइन बहुत सटीक है। आजकल बच्चे घर के अंदर बंद हो गए हैं, इसलिए हाइट और हड्डियां वीक हो रही हैं। मतलब ये तीनों मिलके काम करते हैं, एक पूरा इकोसिस्टम है, सिर्फ एक गोली खाने जैसा नहीं। बिल्कुल। चलिए रूटीन के अगले हिस्से पर चलते हैं। दोपहर में घी के साथ घर का खाना। हमने अभी घी को विटामिन डी से जोड़ा, पर सोर्स इसे अग्नि से भी जोड़ता है। ये अग्नि क्या है? अग्नि को आप शरीर का सेंट्रल इंजन या पाचन शक्ति समझ सकते हैं। आयुर्वेद में सब कुछ अग्नि पर निर्भर करता है। सब कुछ? हाँ, अगर अग्नि मजबूत है तो आप जो भी खाएंगे शरीर उसे पचाकर पोषण खींच लेगा। अगर अग्नि कमजोर है तो दुनिया का सबसे अच्छा खाना भी शरीर में विष की तरह काम कर सकता है। अरे, तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे की अग्नि ही कमजोर हो तो उसे महंगे महंगे ऑर्गेनिक फूड्स या सप्लीमेंट्स देने का भी कोई खास फायदा नहीं होगा। बिल्कुल यही मतलब है। फायदा तो छोड़िए, नुकसान भी हो सकता है। और यहीं पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का रोल आता है। अच्छा। जब बच्चों में भूख कम लगना, चिड़चिड़ापन या थकान जैसे लक्षण दिखते हैं, तो वो अक्सर कमजोर अग्नि का संकेत होते हैं। अश्वगंधा, बला और खासकर तक्र यानी छाछ अग्नि को मजबूत करते हैं। और घी का क्या रोल है इसमें? घी अग्नि को संतुलित करता है और एक बहुत जरूरी काम करता है, वो है वाहक का। वाहक मतलब कैरियर? जी हाँ, घी खाने में मौजूद फैट सॉल्युबल विटामिन्स जैसे विटामिन ए को शरीर के गहरे टिश्यूज तक ले जाने में मदद करता है। इसीलिए सोर्स में गाजर के साथ घी का जिक्र है। समझ गई।
विटामिन ए आंखों, स्किन और ग्रोथ के लिए जरूरी है। आयुर्वेद इसे तेजस से जोड़ता है ना? हाँ, तेजस यानी आंतरिक चमक और रस धातु जो शरीर का पहला पोषण द्रव्य है। अच्छी अग्नि और घी के साथ लिया गया भोजन ही अच्छा रस धातु बनाता है, जिससे बच्चे का तेजस बढ़ता है। ये कनेक्शन तो कमाल का है। मतलब दोपहर का घी वाला खाना सिर्फ पेट नहीं भर रहा, वो पाचन को ठीक करके शरीर की हर कोशिका तक पोषण पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल। अब आते हैं शाम के स्नैक पर। खजूर या मुनक्का, ये तो सीधे सीधे एनर्जी और आयरन की तरफ इशारा कर रहा है। हाँ, खजूर, मुनक्का, अंजीर ये बच्चों के लिए प्रकृति का वरदान है। ये आयरन के बहुत ही कोमल और आसानी से पचने वाले स्रोत हैं। और आयरन की कमी के लक्षण क्या होते हैं बच्चों में? थकान, पीली त्वचा, चक्कर आना, ये सब आयरन की कमी के लक्षण हो सकते हैं। इन प्राकृतिक स्रोतों से शरीर को धीरे धीरे ताकत मिलती है, बिना पाचन पर बोझ डालें। सोर्स में लौह भस्म का भी जिक्र है, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी है। ये भस्म क्या चीज है? ये बच्चों के लिए सुरक्षित है? आपका सवाल बहुत जरूरी है। भस्म एक बहुत ही उन्नत आयुर्वेदिक प्रक्रिया है, जिसमें धातुओं को शुद्ध किया जाता है ताकि शरीर उन्हें पचा सके। ये बहुत शक्तिशाली औषधियां हैं। तो मतलब इसे खुद से नहीं लिया चाहिए? कभी नहीं। लौह भस्म या शंख भस्म जो कैल्शियम के लिए होती है, ये चीजें कभी भी खुद से इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सोर्स की चेतावनी एकदम साफ है। भस्म हमेशा डॉक्टर की सलाह से सही मात्रा में और सही उम्र के हिसाब से देनी चाहिए। ये जानना बहुत जरूरी था। गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर ये नुकसान भी कर सकती हैं। गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो रोजमर्रा के लिए खजूर, मुनक्का और कैल्शियम के लिए तिल या रागी जैसे प्राकृतिक स्रोत ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। निश्चित रूप से ये वो चीजें हैं जिन्हें आप बिना किसी चिंता के बच्चों के आहार में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अब रूटीन के आखिरी हिस्से पर आते हैं। रात में अश्वगंधा वाला दूध। अश्वगंधा को तो स्ट्रेस कम करने के लिए जाना जाता है। बच्चों की दिनचर्या में इसका क्या काम? अश्वगंधा सिर्फ स्ट्रेस कम नहीं करता, वो एक बेहतरीन रसायन और बल्य औषधि है, मतलब जो शरीर को बल दे। अच्छा। दिन भर की भाग दौड़ और पढ़ाई के बाद ये मांसपेशियों को आराम देता है, गहरी नींद लाने में मदद करता है और ग्रोथ हार्मोन्स को सपोर्ट करता है। यहीं पर शायद विटामिन ई का भी रोल आता है ना? सोर्स में इसका जिक्र बादाम और तिल के तेल के साथ किया गया है। हाँ बिल्कुल। विटामिन डी जहां हड्डियों का ढांचा मजबूत करता है, वहीं विटामिन ई मांसपेशियों की रिकवरी और मजबूती के लिए जरूरी है। तो जो बच्चे ज्यादा खेलते कूदते हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी हो। बहुत महत्वपूर्ण। अश्वगंधा और बादाम जिसमें विटामिन ई होता है, इनका कॉम्बिनेशन रात में शरीर को रिपेयर और रीबिल्ड करने में मदद करता है। तो ये पूरा रूटीन एक साइकिल की तरह है। सुबह इम्यूनिटी और एनर्जी, दोपहर में पाचन और पोषण, और रात में रिकवरी और ग्रोथ। हमने विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, आयरन और कैल्शियम सब कवर कर लिया। जिंक के बारे में भी सोर्स में बताया गया है। हाँ, जिंक के लिए कद्दू के बीज और चने को अच्छा स्रोत कहा गया है। ये भी इम्यूनिटी और दिमागी विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। और इसके लिए भी यशत भस्म का जिक्र है, जिस पर वही चेतावनी लागू होती है। जी, वही चेतावनी। भस्म मतलब विशेषज्ञ की सलाह। तो कुल मिलाकर ये आयुर्वेदिक नजरिया सप्लीमेंट्स की लिस्ट बनाने की बजाय एक ऐसी जीवन शैली बनाने पर जोर देता है जहां शरीर खुद ही मजबूत और संतुलित हो जाए। बिल्कुल, ये एक संपूर्ण प्रणाली है। ये बच्चे के पूरे स्वास्थ्य को संबोधित करता है, सिर्फ किसी एक विटामिन की कमी को नहीं। और अब सबसे जरूरी बात पर फिर से आते हैं, सुरक्षा। ये बात जितनी बार कही जाए कम है। अनिवार्य है। लोगों को ये समझना होगा कि आयुर्वेदिक औषधियां, खासकर भस्म, सिर्फ फूड सप्लीमेंट नहीं है, ये शक्तिशाली दवाइयां हैं। तो बिना विशेषज्ञ की सलाह के बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। चलिए इस चर्चा को समाप्त करते हैं। हमारे सोर्स की एक गोल्डन कोच है जो इस पूरी बातचीत का सार है। आयुर्वेद बच्चों को सिर्फ जिंदा नहीं रखता, उन्हें ताकतवर, तेज और फ्यूचर रेडी बनाता है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। और आज की चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर। आज हमारी सारी चर्चा पोषण के बारे में थी कि बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, लेकिन आयुर्वेद में सही पोषण की शुरुआत उस भोजन से नहीं बल्कि अग्नि यानी पाचन शक्ति से होती है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम बच्चों को क्या खिला रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी कितना जरूरी है कि उनका शरीर उसे कितना पचा पा रहा है, क्योंकि जो पचता नहीं वो पोषण नहीं, शरीर के लिए बोझ बन जाता है।